अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद। मैं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एंड द दिन बांग्लादेश ओवर पीएम मोदी। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय बांग्लादेश में कई पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की एक ट्वीट को लेकर, एक पोस्ट को लेकर। और यहाँ पे आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर ये लिखा है बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस ये फ्यूम कर रहे हैं, गुस्सा हो गए हैं पीएम मोदी की विजय दिवस पोस्ट को लेकर। और ऑब्वियसली यहाँ पे 1971 वॉर ये यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं इंडिया बस एक एलाई था इंडिया का, और उससे ज्यादा कोई खास रोल था नहीं। इंडिया का रोल बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है और बांग्लादेश की बात क्यों नहीं करी जा रही। बेसिकली ना आज के समय बांग्लादेश के लोग वजह देख रहे हैं कि किस बात को लेकर आज इंडिया से नाराज होना है, किस बात को लेकर रिलेशंस और ज़्यादा खराब करने हैं ना। मैं पीएम मोदी की जो पोस्ट है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उसके नीचे बांग्लादेशी पॉलिटिशियंस और उनके बहुत सारे और जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो क्या कमेंट कर रहे हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा ना। इधर आप देख पाओगे हाल ही में भारत ने विजय दिवस सेलिब्रेट किया। विजय दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं भारत की सबसे बड़ी मिलिट्री विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए, जब 1971 में भारत ने पाकिस्तान को हराया था वेस्टर्न फ्रंट में, ईस्टर्न फ्रंट में। और इंडियन मिलिट्री की हेल्प से, इंडियन मिलिट्री के मेन सपोर्ट से बांग्लादेश एक नया कंट्री बनके उभरा। इंडिया ने ना सिर्फ बांग्लादेश को मिलिटरीली एक नया देश बनाया, हम लोगों ने देखिए बाद में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज भी किया एज ए न्यू कंट्री। यूएसएसआर समेत बाकी कंट्री से बांग्लादेश को सपोर्ट दिलवाया और इंश्योर किया कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंटली एज ए कंट्री एग्जिस्ट कर सके और पाकिस्तान जैसा देश फिर से यहाँ पर जेनोसाइड ना कर पाए। ये बात हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड है। एक एक वर्ड जो मैंने यहाँ पर बोला है इट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। और पीएम मोदी ने यहाँ पर यह ट्वीट करी, टुडे आज विजय दिवस पर हम ऑनर करते हैं द करेज एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, जिन्होंने भारत की हिस्टोरिक विक्ट्री में रोल निभाया था। उनकी सेल्फलेस डेडिकेशन और अनवेवरिंग रिजॉल्व की वजह से ही हमारे देश को ग्लोरी मिली है। और ये जो दिन है 16 दिसंबर, ये एक ट्रिब्यूट है उनके वैलर को। तो बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री ने अपने देश के सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी, उनका जो समर्पण था देश के प्रति उसके बारे में यहाँ पर ट्वीट करी। और कोई भी यहाँ पर कहेगा इस ट्वीट में ना कुछ भी अजीब सा नहीं लग रहा, कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी ने कुछ कंट्रोवर्शियल यहाँ पर बोल दिया हो। और मेरा जो फ्रेंड सर्कल है इसमें कई लोग हैं जो मानते हैं कि जी पीएम मोदी की पॉलिसीज इतनी बढ़िया नहीं है और बेहतर कर सकते थे। वो काफ़ी क्रिटिकल है पीएम मोदी को लेकर। मुझे काफ़ी बार कहते हैं कि थंबनेल पर पीएम मोदी की फ़ोटो क्यों लगाते हो। तो खैर जो भी प्रधानमंत्री होगा उसकी फ़ोटो लगाऊंगा। कल को कोई भी पीएम बनेगा और थंबनेल में उसकी फ़ोटो होगी, दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। बट मैंने उनसे भी पूछा कि इस ट्वीट में कुछ आपको गलत लग रहा है, कुछ गुस्सा होने लायक यहाँ पर आपको लग रहा है। तो ऑनेस्टली किसी को भी मतलब ये नहीं लगा कि यहाँ पर कुछ खराब बोला गया है। बट फॉर सम ऑड रीजन बहुत सारे बांग्लादेश के लोग गुस्सा हो गए। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। इधर आप देख पाओगे नीचे कई बांग्लादेश के लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये हमारी जीत है तुम्हारी नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं बांग्लादेश ने ये लड़ाई लड़ी थी। और आगे कहते हैं अब पीएम मोदी क्लेम कर रहे हैं कि 16 दिसंबर को भारत की जीत हुई थी, मगर इनके हिसाब से इट इज ए फैक्ट। ना ये मैंने देखा है बांग्लादेश के लोग ना जो भी बोलते हैं वो फैक्ट होता है इनके हिसाब से। उनके हिसाब से जो भी शब्द उनके मुंह से निकला है इट इज ए फैक्ट। तो ये अपने आप इन्होंने यहाँ पे इसको फैक्ट बना दिया। और पीएम मोदी की यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट इनकी मिसलीडिंग है। हाँ ये भी मैंने देखा है, जो भी चीज़ इनको पसंद नहीं आती वो हो जाती है मिसलीडिंग इनके हिसाब से, और इनकी बातें होती हैं सारी फैक्ट। तो अगेन यहाँ पर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि पीएम मोदी ने ये ट्वीट करके ना बांग्लादेश की विक्ट्री, जो इनके हिसाब से बांग्लादेश की विक्ट्री थी, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करी है। ये पहली बार है मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश के लोगों ने ऐसा तर्क प्रेजेंट किया है। और अगर हम लिटरली फैक्ट्स, अगेन ये जो वर्ड है ना आज के समय फैक्ट्स, ये सब लोग यूज करते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट्स हैं ना। अगर हम जेन्युइनली फैक्ट्स देखें जो एनसाइक्लोपीडियाज में बात लिखी है, ना सिर्फ विकिपीडिया, ब्रिटानिका या फिर दुनिया की कोई भी एनसाइक्लोपीडिया या फिर हिस्ट्री बुक आप उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का एंड रिजल्ट बताया जाता है कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। ना पाकिस्तान ने सरेंडर किसके सामने किया था, किसकी वजह से किया था,
यहाँ पे आप देख पाओगे ये आइकॉनिक पिक्चर, आइकॉनिक पेंटिंग आपको दिख जाएगी। पाकिस्तान ने जो ये सरेंडर किया था, इंडियन आर्मी के सामने किया था। ऑब्वियसली ये बांग्लादेश में हुआ था क्योंकि इंडियन आर्मी ने बुरी तरीके से घेर लिया था पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन थी नहीं। वेस्ट पाकिस्तान में हमने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से हरा दिया था पाकिस्तान को, और इंडिया की डिप्लोमेसी भी ऐसी थी कि यूएसए भी पाकिस्तान को उस वक्त नहीं बचा पाया, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं यूएसए ने पूरी कोशिश करी थी कि पाकिस्तान ना टूटे और बांग्लादेश एज ए कंट्री उभर के ना सामने आए। और अगेन अगर हम बात करें ना फैक्ट्स की, मैं आपको बता दूं कई महीनों तक ना इंडिया दुनिया भर के देशों को यह बोलता रहा कि बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर लो एक कंट्री, पाकिस्तान टूट चुका है। लोग समझते हैं कि बस 1971 में जो ये वॉर थी ये हो गई, बांग्लादेश अलग बन गया, सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, भारत ने बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था 6 दिसंबर 1971 को। भारत के साथ साथ भूटान और इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं आप सबको पता है। तो भारत और भूटान ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया कि बांग्लादेश अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है। धीरे धीरे उसके बाद जो प्रो यूएसएसआर कंट्रीज थी, आज के समय तो पोलैंड, बल्गेरिया वगैरह ये सब प्रो यूएस हो चुकी हैं। उस वक्त ये सब कंट्रीज यूएसएसआर के ऑर्बिट में थी। तो पोलैंड ने 1972 में, बल्गेरिया, ये सारे ईस्ट जर्मनी, ये सब यूएसएसआर के फ्रेंडली कंट्रीज थे, इन सब ने, और ऑब्वियसली यूएसएसआर ने खुद जनवरी 1972 में एक्सेप्ट किया बांग्लादेश को। इंडिया ने इस सब में हैवी एक अपनी तरफ से एक डिप्लोमेटिक एफर्ट डाला था कि बांग्लादेश को प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए एज ए कंट्री। और फिर उसके बाद नंबर आया ऑस्ट्रेलिया का, फिर वेरियस और कंट्रीज। इजराइल ने भी फरवरी 1972 तक बांग्लादेश को एक कंट्री मान लिया था। फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नंबर आता है कई महीनों बाद। पाकिस्तान और चाइना ने तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं। एक्चुअली फनी बात क्या है, ये मुझे हमेशा हिस्ट्री में सबसे फनी बात लगती है। पाकिस्तान ने फरवरी 1974 को मान लिया था कि बांग्लादेश एक कंट्री है, मगर चाइना ने अगस्त तक ये बात नहीं मानी, अगस्त 1975 तक ये बात नहीं मानी कि अब बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। खैर, यूएसए भी आप अगर देखो तो यूएसए को भी ये बात एक्सेप्ट करने में कि ये लोग फेल कर गए हैं, पाकिस्तान टूट चुका है, बहुत टाइम लग गया था। तो अगेन ये फैक्ट्स हैं, दिस इज हिस्ट्री। और ये कह देना कि ये बांग्लादेश की लड़ाई थी, आई मीन इंडिया ने लिटरली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक पूरा कैंपेन किया था कि बांग्लादेश को एक कंट्री आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर ऐसा नहीं है कि प्राउड फील कर रहे हैं, बांग्लादेश को याद दिलवा रहे हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कुछ नहीं बोला कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि इंडिया ने ये सब किया है। बांग्लादेश का नाम तक नहीं लिया गया था। यहाँ पर एक प्रधानमंत्री अपने देश के सोल्जर जो हैं, बस उनके बलिदान पर कमेंट कर रहे हैं, प्राउड फील कर रहे हैं अपने सोल्जर्स पर। बट इस बात को लेकर भी बांग्लादेश के कई पॉलिटिशियंस अब गुस्सा हो गए हैं। और यहाँ पे ये अज्यूम मत कर लेना कि ये कोई आम पॉलिटिशियन है। इनमें से कई पॉलिटिशियन आज के समय जो मोहम्मद यूनस की केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है ना, उसका पार्ट भी है कि पीएम मोदी ने यहाँ पर अपने सोल्जर्स की तारीफ करके गलत किया है। और ऑलमोस्ट इनका कहना यही है कि इंडिया क्रेडिट ले रहा है और फैक्ट्स के हिसाब से नहीं चल रहा। तो अगेन हम लोग एक बहुत ज़्यादा अजीब से टाइम में जी रहे हैं, जहाँ पर बांग्लादेश क्लियरली यहाँ पे लोग बस मौके ढूंढ रहे हैं कि किस बात को लेकर ये इंडिया के साथ रिलेशंस और ख़राब करें। नाउ एज एन इंडियन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि देखो, बांग्लादेश में ना लोग पाकिस्तान वाली आदत ही ना डाल लें कि अपने देश में जो भी चीज़ ख़राब हो रही है, जो भी नाकामी है सरकार की, उसका ब्लेम डाल दो इंडिया पे। ये पाकिस्तान की सरकार ने लंबे समय से किया है कि जो भी फेलियर्स है गवर्नमेंट के, उसका ब्लेम डाल दिया इंडिया पे ताकि उन पर इतना ब्लेम आए ना। बांग्लादेश भी धीरे धीरे उसी रास्ते पे जा रहा है और इनको पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए कि क्या वो इनके लिए मॉडल कंट्री है, वैसा बनना है लॉन्ग टर्म में। सो इट इज़ रियली सैड ये देखकर। आई मीन इंडिया करो कुछ यहाँ पे बिगड़ा नहीं है, बट ये देखना कि बांग्लादेश में क्या मेंटेलिटी ये लोग अपना रहे हैं और किस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इट इज़ क्वाइट कंसर्निंग फॉर द रीजन। खैर, फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, स्पेडेक्स मिशन ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। देखिए, स्पेडेक्स मिशन के अंडर एक कंट्री स्पेस में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाने वाला है। इस कंट्री ने यह डिसाइड किया है कि स्पेडेक्स मिशन के अंडर 2 सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएगी अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में ही दोनों को मर्ज किया जाएगा इनटू वन सिंगल सैटेलाइट। आपको बताना है कि स्पेडेक्स मिशन ये किस कंट्री का मिशन है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, चाइना, यूएसए, इंडिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है।
एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए, आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है, ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई बांग्लादेशी तो भाई ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं। मैं ना सोच रहा था कि भाई हमें जो है ना पास्ट में जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है ना, वो गलत पढ़ाई गई है। और शायद हमारे जो बड़े थे उन्होंने यही सोचा कि भाई ना सोशल मीडिया का दौर होगा, ना इस तरह का इंटरनेट सिस्टम होगा कि ये जो हिस्ट्री है ऐसे छुप जाएगी, दब जाएगी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त दौर ये था। कोई शक नहीं। लेकिन मैं हैरान बांग्लादेशियों से हूँ कि इस वक्त तो भाई साहब किसी से कोई बात जो है ढकी छुपी है ही नहीं। जितनी मर्जी इतने बुक के रेफरेंसेस मिल सकते हैं। इतने एडवांस दौर में तुम्हें क्या लगता है बांग्लादेशी सच बोल रहे हैं? सच नहीं बोल रहे, गुस्सा, वो नफरत दिखा रहे हैं सिर्फ। तो मतलब ये वो कह रहे बांग्लादेशी अब यहाँ अब बच्चे को पता है भाई साहब, अगर इंडिया इन्वॉल्व नहीं होता तो ये अलग कंट्री बनता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और कहीं था नहीं, उनकी भी बकायदा प्लानिंग थी। उनकी एयरफोर्स उनको था पाकिस्तान इंडिया से अलग एक मुल्क बना था, इंडिया ने तो वो अपना गुस्सा निकाला पाकिस्तान से बांग्लादेश। अगर मशरकी और मगरबी पाकिस्तान ये दोनों एक साथ रहते तो इसमें इंडिया का बहुत नुकसान था। वो तो दोनों तरफ से गिरा हुआ था। बिल्कुल, उधर वो बांग्लादेश था, इधर पाकिस्तान। एक कंट्री को उन्होंने 2 टुकड़ों में इसलिए बांटा कि उनकी ये दुश्मनी जो है ना, जब और अलग होने से हालात तो बांग्लादेश के साथ आज उनके खराब हुए। पहले तो ऐसे थे, बिल्कुल ऐसे थे। बांग्लादेश और इंडिया एक जगह एक ही थे। बांग्लादेश से करोड़ों के हिसाब से रेफ्यूजी जो थे वो जा रहे थे इंडिया में। और उस वक्त इंडिया भाई साहब माली हालत जो इंडिया की ठीक नहीं थी। इंडिया को भाई साहब
उस वक्त अपनी रोटी और दाल में पड़ा हुआ था। जी जी ऐसी तो बात इतने है। ज्यादा जो रिफ्यूजी उसको कवर करना मुश्किल था। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई साहब ये जो बांग्लादेश वालों पे जुल्म हो रहा है ना, इससे अच्छा है कि भाई इनको अलग ही किया जाए। प्लानिंग तो भाई साहब थी इनकी, इन्होंने बाकायदा जो मुक्ति बाहिनी उसको तैयार किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनको हथियार भी दिए, सारा कुछ किया। लड़े भाई साहब बांग्लादेशी भी थे और लड़ा हिंदुस्तान भी। यार और 1 करोड़ जो बांग्लादेशी थे हिंदू, हाँ वो गए थे अपना माइग्रेट होकर इंडिया इंडिया में। में। तो इंडिया ने तब ये सोचा था कि अगर ये सादा मुद्दा ब्लेम हम पे आ रहा तो हम इसमें फिर कूदते ही कूदते। तो कूदे उनका ना। फायदा था भाई, उनका फायदा था। तो आप जो अच्छा उन्होंने ये जो इंटरफेयर किया वो कूदे, हाँ जी। तो पता है इससे उनके कितने फायदे हुए। एक तो फायदे। भाई साहब आज तक बांग्लादेश उनका मित्र कंट्री बन के रहा। हाँ, लेकिन ये है कि भाई इंडिया दूसरा वो की जो रिफ्यूजियों वाला बोझ था वो भी कम हो जो गया। अब सूरत हाल पैदा हो गई ना, अमेरिका ने जो कर दिया या जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से जो हुआ इतने सालों बाद, ये भाई साहब वो सारे की ये कतरे पे ना वो पानी फिरने वाली बात होगी। अब उन रिफ्यूजियों को इनको निकाल रहा है इंडिया से। तो अभी इंडिया जो निकाल रहा है, मैं तो भाई एक और वीडियो देख रहा कल था ही वीडियो देखी आपके कि परसों। जब ये बांग्लादेश वाला मामला छिड़ा अब था, हालात खराब हो एक चुके मिनट। हैं। बिल्कुल बिल्कुल पहले से अब हालात था। खराब हो चुके हैं। जी अब वो हालात नहीं है सही। जो दौर दौर की बात होती थी हाँ याकूब जी। साहब। इंडिया में जब एक वक्त वो भी था जब हमने भी तो अफगानियों को पनाह दे रखी थी, ये और तो आज सालों वक्त से। बदला है, हमने उनको भी निकाला निकाला है। है। ये तो ऐसे वक्त हमने भी वक्त सभी की को बात तो नहीं निकाला है, ना। दौर दौर की बात है। सबको तो नहीं निकाला। तो निकलेंगे ना बाकी भी। जो इलीगल थे उनको निकाला, जिनके पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर थे उनको नहीं उनको निकाला। किसी ने निकाला तो नहीं। इंडिया भी ऐसे ही करेगा वो ना। भी इलीगल को ही निकाल रहे हैं ना भाई। लेकिन ये जो चलो देखते हैं ट्रम्प के आने के बाद, लेकिन मुझे नहीं लगता जो ये इनके दिल में मान में लड्डू फूट रहे हैं ना क्या किस चीज के? इंडिया के अंदर भी ट्रम्प के आने से वो दौरा हमारे यहाँ कर रहे हैं, ये वो खुशियां हो रही है बांग्लादेश की ये वो। लेकिन ये सारा मुद्दा जो आप खुद कहते हो इनकी पॉलिसी चेंज होती नहीं, लीडर चेंज हो जाते हैं, उनकी पॉलिसी नहीं चेंज होती इसमें तो कोई फिर दो ये राय मान लो कि ये इनका नुकसान होने वाला है। इंडिया अच्छा के भाई, मन में कौन सा यार लड्डू फूट रहा है तारक भाई? एक मिनट और जरा। खुशी की बातें जो कर रहे थे भी ट्रम्प के आने से हमारी इकोनॉमी। ट्रम्प ने एक और भी मुद्दा छोड़ दिया है। यार, 18,000 से ज्यादा जो ना इंडियन वो गैर कानूनी तरीके से जो जिनके अमेरिका में है उनको डिपोर्ट करने की बात चल भाई रही वो तो है। हर कंट्री कर रहा है। इलीगल रिफ्यूजी जो तो भी यार है, वो इनकी सारे रिश्तेदारी निकालेंगे। तलका देखना। हम खुद घर से चले ना, जब इंडिया निकाल रहा है तो अमेरिका अगर नहीं निकाल सकता। हमारे जैसा इंडिया के हालात होते तो विरोध बात होती। उन्होंने ये कहा कि भाई हम निकालेंगे, अगर कोई कंट्री इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना वापस लेने में, हाँ। तो भाई हम उन पे 100% टैरिफ लगाएंगे। अच्छा वो जब भी कोई चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। होना वाह। ये है, मैं आपको ये बताऊं। वाह। एक मिनट याकूब भाई, यही कल मेरा हमारा आपसे मसला बना, हकीकत नहीं तस्लीम करते हैं। उसने 1.5 लाख बंदे की फरिश्तें तैयार की है, जो उनके फॉरेन ऑफिसर हैं। जो नया एलची मुकर्रर हुआ है रिचर्ड गोल पाकिस्तान साउथ के लिए, उसने लिस्टें ट्रम्प को दे दी है बाकायदा, या ओथ वो लेगा, वो साइन करेगा, ये उसने करना है। वो अमेरिका के सगा है अमेरिका भाई के- वो बोझ है, अनलीगल है, उनके काम भी अपना अनलीगल होंगे। साफ जाहिर एक बंदा जो आपके मुल्क में उसकी शनाख्त नहीं वो रह रहा है। अच्छा भाई, बाकी भाई बात अगर बांग्लादेश की करें ना, तो भाई मैं तो भाई चाइना की दोस्ती जो है ना इसके अप्रिशिएट बनता है कि उस दौर में भी हालांकि जंग में साथ देता तो हो सकता है कि कुछ हालात और होते, लेकिन उस वक्त 1971 की जंग में चाइना ने पाकिस्तान का साथ जो है ना बिल्कुल नहीं दिया। और बाकी रही बात जो जो उनकी अपनी पॉलिसी थी तारक साहब, जरूरी तो नहीं भी था उनको देना। बांग्लादेश को एक्सेप्ट करने की, तो उस वक्त जो है देर लगाई भाई। तारक हो सकता है ये तरीक का दूसरा पन्ना भी बिल्कुल हो सकता है, उसने मदद की भी हो, लेकिन जो हमारे फरीक थे अब ना उस वक्त- आदमी, हमारे फरीक से जो आदमी पीपल पार्टी जो ये थी, और दूसरे जो मुजीबुर रहमान, जो इनकी अना थी ना, ये मुद्दा ये उनकी अना यहाँ तक लेकर आई। प्लानिंग नहीं थी, प्लानिंग इनकी होती नहीं है सब कॉन्टिनेंट की। इन्होंने भाई पहले सटे गए, पता क्या क्या इन्होंने जब से एयरफोर्स का अटैक किया था इंडिया पे, उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने एक तो भाई हमारा जो है वो डिपो जो जहाँ पर कराची में तेल था सारा वो तबाह कर दिया। जब तेल गया फिर ना फिर कश्तियां, ना कोई जहाज उठ सकता है, कोई कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो हमने देखी थी, खान साहब की वीडियो थी। तो ये खराबियां हुई थी, और साथ साथ के भाई जंगों में जो कोई खराबियां होती हैं, जो गलतियां होती है, उससे कुछ सीखा भी जा सकता है। तो जो लेकिन हमने कुछ नहीं अभी तक सीखा।
ऐसा ही है, समझ ले भाई। तो बाकी प्लानिंग शुरुआत से ही जो हमारे जो आर्मी के जो भी लीडर थे उनकी प्लानिंग जीरो होती थी। इंडिया के एक तो भाई देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो जंग थी ना, उसमें पाकिस्तानी आर्मी जो मर्जी था इसने हार नहीं था। वो इसलिए कि भाई एक तो उनके कंट्री में फंस गई आर्मी, सेंटर में आने जाने का रास्ता बंद, समुद्री रास्ता है, उधर से भाई साहब उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी खड़ा है इंडिया का, हमारे जो उधर जा नहीं सकते, जहाज हवाई अड्डा रास्ता बंद है। जो उधर आर्मी थी उधर उनको ना कोई असला पहुंचा ना कोई चीज पहुंची, उन्होंने फंसना ही था। अब भाई पहले इन्होंने की थी जो यूसुफ भाई ढाका यूनिवर्सिटी थी ना, तो ये बकायदा कानून रिसर्च किया तो, लेकिन 100% ढाका यूनिवर्सिटी पे जाते ही पाकिस्तान की आर्मी ने हमला बोल दिया। यार हमला तो फिर बोला गया ना, बोला गया, लेकिन फंस गए भाई साहब। उस वक्त सरेंडर बनता था, फंस गए उधर। इसमें सिविलियन भी थे, उसमें दूसरे पुलिस भी थी, सारा कुछ थी, एयरफोर्स की 24 घंटे बंगाल के ऊपर फंस गए थे। और बंगाली भी सारे पीछे थे भाई, इनके खिलाफ ही लड़ रहे थे वो, तो इनके खिलाफ ही थे। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपता कमेंट सेक्शन में बंगालियों को भाई साहब मोदी साहब पे नाराज होने का कोई तुक नहीं बनता। जो उन्होंने ट्वीट किया बहुत भाई अपनी आर्मी की तारीफ कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस किया गया, जो शहीदों की तरफ से जिन्होंने कुर्बानियां दी उस वक्त, तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब तो जवान शहीद हुए होंगे। इतने तो होने ही इंडिया के भी, इतने तो होने ही है भाई कम से कम। तो लेकिन भी कम आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा। किसी कंट्री के लिए इतने जवानों की जान गंवाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इंडिया ने स्टेप लिया, अपनी सिक्योरिटी भी थी उसकी, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी था, और पाकिस्तान से गुस्सा भी निकल गया, सारा कुछ हो गया। तो बाकी भाई अपनी राजरूपता का कमेंट सेक्शन में। लेकिन आज के दौर में ना हिस्ट्री को ना ये मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने हिसाब से, ये जो बांग्लादेशी है ना। लेकिन ये एक जो सच्चाई होती है ना, उससे कभी मुंह फेरा नहीं जा सकता। जो मर्जी कर लो, इग्नोर नहीं कर सकते। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आज भी देख रहे हैं कि हजारों साल पुरानी सच्चाई जो निकल के सामने आ रही है, ये तो इतनी हिस्ट्री पुरानी 1971 में कौन सा कल की बात है, कल की बात है। यहाँ तो हजारों साल के बंदे वो खोज निकाल कर ले आते कि सच्चाई जो है असल हकीकत क्या थी। तो ठीक है भाई, अपनी राजरूपता कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।